नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजते तो हम आप सबके बीच में लाइव आते हैं और हम चर्चा करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हिंदी की विषय वस्तु की। अगर आप 1 to 5 लेवल या फिर 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपको हिंदी के विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। और हिंदी के विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ आपकी संस्था, आपका परिवार द ऑफिसर्स अकेडमी पूरी तन्मयता के साथ खड़ा है। और ऐसे में हम आपके लिए प्रतिदिन दोपहर के 2 बजे 30 प्रश्नों का संकलन लेकर के उपस्थित होते हैं। अब विशेषता हमारी ये है कि हमारे जो 30 प्रश्न होते हैं वो हर एक टॉपिक से एक प्रश्न होता है। यानी कि अगर आप 30 प्रश्न को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 30 टॉपिक को कवर किया जाए। हर दिन हम 30 टॉपिक को कवर करते हैं, हर टॉपिक से एक प्रश्न कराते हैं और उसके पीछे के जो 4 विकल्प होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। आज ये हमारी सिलेक्शन सीरीज का 11वां एपिसोड है, 11वीं वीडियो। इससे पहले 10 वीडियो हो चुकी हैं, यानी कि आप मानकर चलिए कि हम तकरीबन 300 प्रश्न आपको करा चुके हैं। आज की जब बात होगी तो आज हम 330 प्रश्न को पूरा कर ले जाएंगे। तो जुड़िए आप सभी लोग, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। जी हाँ, प्रश्न संख्या 1 पूर्व की भांति आज भी आपसे किसके विषय में पूछ रहा है? आज भी आपसे पूर्व की भांति जो पूछा जा रहा है वह संज्ञा के विषय में पूछा जा रहा है। किसके विषय में पूछा जा रहा है? संज्ञा के विषय में पूछा जा रहा है। और मैं आप सबको प्रतिदिन इस बात के विषय में अवगत कराता हूं कि ध्यान रखिएगा, अगर आपसे संज्ञा के विषय में पूछा जाए किसके विषय में, तो आप जानते हैं कि संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे रोज कहते हैं कि किसी व्यक्ति की बात कर लें, या फिर किसी वस्तु की बात कर लें, या फिर किसी स्थान की बात कर लें। अगर कोई शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका संज्ञा कहलाता है। ऐसे में प्रश्न ये बनता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको पेड क्लास के अंतर्गत बताया है कि अगर हम बात करें शब्दों के आधार पर ना, तो शब्दों के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक आपका रूढ़ शब्द होते हैं, एक आपका यौगिक शब्द होते हैं और एक आपका योग रूढ़ शब्द होता है। तो इस आधार पे आपकी संज्ञा कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जितेंद्र साहब बताइए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो जरा एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार आपको बताए गए हैं। क्या संज्ञा के कितने प्रकार आपको अर्थ के आधार पर बताए गए हैं? क्या आप में से कोई कमेंट करके बताएगा मुझे? जी हाँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार आपको पेड क्लास के अंतर्गत बताया गया है। हमने कहा शब्दों के आधार पर देखा जाएगा, तो शब्दों के आधार पे तो कितने प्रकार है? तब आपके 3 प्रकार हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के आधार पे देखें, किस आधार पर? अर्थ के आधार पर देखें, तो ऐसे में आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एक बार सब लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, सही कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ के आधार पे देखने जाएं तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? कुल मिलाकर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब आप चाहेंगे कि सर लिखकर बता दीजिए कि 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल बता देते हैं। अगर लिखकर हमें बताना है कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो, एक हम कहते हैं जातिवाचक होता है, एक कैसा होता है? एक हमारा जातिवाचक होता है। और क्या होता है? आप सब जानते हैं कि एक हमारा क्या होता है? एक हमारा व्यक्तिवाचक होता है। कैसा होता है? एक हमारा व्यक्तिवाचक होता है। अगर व्यक्तिवाचक हो गया तो आप जानते हैं कि एक और होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सर एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। फिर तो एक और होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद है? जरा कमेंट कर लो सब लोग, है ना? एक बार सब लोग कमेंट कर लीजिए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल मिलाकर कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद है? देखो, जातिवाचक का मतलब है कि एक ही समूह के कई सारे या अनेक लोगों का बोध कराए, है ना? एक ही प्रकार के अनेक लोगों का बोध कराए, एक ही प्रकार के अनेक का बोध कराए, एक ही प्रकार के किसका बोध कराए? अनेक का बोध कराए।
तो वह आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए आपसे नदी, क्या कह दिया गया? नदी कह दिया गया। आपसे कह दिया गया, आपसे कह दिया पर्वत कह दिया, क्या कह दिया गया? पर्वत कह दिया गया। आपसे किताब कह दिया गया, क्या कह दिया गया? किताब कह दिया गया। आपसे फलों के, आपसे कह दिया गया फल। आपसे कह दिया गया सब्जी, आपसे क्या कह दिया गया? आपसे कह दिया गया सब्जी। आपसे कह दिया फसल। तो इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक की बात किया तो आप सब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक में क्या आता है? किसी एक का नाम आता है, किसी एक का नाम आता है। जैसे हम कह दे किसी विद्यार्थी का नाम लिख दिया जाए, किसी विद्यार्थी का नाम हमने लिख दिया सुरेश, तो सुरेश क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक है। हमने कह दिया गंगा, तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। हमने कह दिया रामायण, तो रामायण क्या है? यह भी आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना। समूहवाचक की बात किया जाए तो ध्यान रखिए कि जैसे समूह का बोध होगा वह आपका समूहवाचक हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए सेना, क्या कह दिया जाए? हमने कहा सेना, क्या कहा? हमने कहा सेना। हमने कहा झुंड, हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया झुंड कह दिया। द्रव्यवाचक की बात करें तो मापी तौली जाने वाली जो विषय वस्तुएं हैं वो किस में आएंगी? वो आपकी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। वो आपके किस में आ जाएंगे? वो आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है ना। द्रव्यवाचक में देखो क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक में सभी धातुएं आ जाएंगी। सोना आ जाएगा, क्या आ जाएगा? चांदी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा, घी आ जाएगा। ध्यान रखना है कि मैंने आज ऑफलाइन क्लास में आपको बताया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा का कोई बहुवचन नहीं होता। बताओ सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है ना, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। आप भी कहना कि हाँ सर सही कह रहे। क्यों? क्योंकि सोना का बहुवचन नहीं, चांदी का बहुवचन नहीं, दूध का बहुवचन नहीं, घी का बहुवचन नहीं होता है। फिर देखो हम कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा जैसे हमने कह दिया बुढ़ापा, हमने क्या कह दिया? बुढ़ापा कह दिया। कोई ऐसा संज्ञा शब्द जिससे गुणधर्म का बोध होता है, क्या होता है? गुणधर्म का बोध होता है। किसका बोध होता है? गुणधर्म का बोध होता है। वो क्या कहलाएगा? वह आपका भाववाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह आपका भाववाचक कहलाएगा। तो देखो क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा, इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो सभा क्या है? सभा आपकी जो है ये समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। कक्षा क्या है? कक्षा आपकी समूहवाचक है। भीड़ क्या है? भीड़ आपका समूहवाचक है। बच गया तो क्या? दौड़, ये आपका समूहवाचक नहीं है। तो आप बताइएगा सर इसका उत्तर जो है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक नंबर प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, क्या कह रहा है? वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ठीक है भाई, ये क्या? ये एक सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है? यह सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा, या सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर अगर कोई प्रयोग किया जाए तो वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा सर्वनाम कहलाएगा। ऑफलाइन क्लास में है ना, ऑफलाइन क्लास में आज ही आपको मैंने बताया है कि सर्वनाम जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि सर ये संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? यह आपका संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? संज्ञा का प्रतिनिधि होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन कहते हैं, संज्ञा का प्रतिनिधि इसे हम कहते हैं। तो क्या वह स्वतः ही जान जाएगा? क्या यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप सबको करना है कि 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। कहां जाएगा? यह आपका निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे में 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बी विकल्प करना है। क्या करना है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपको बी विकल्प करना है। क्लास पसंद आए तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है। क्या? क्लास पसंद आए तो आपको क्या करना है? लाइक करना और शेयर करना है। आगे बढ़ जाएंगे। 2 नंबर के बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? क्या? एक कह रहा है आपसे कि मंत्री शब्द का
लिंग क्या है। अब बताओ, लिंग की विषय में बात किया है तो लिंग वह शब्द होता है, एक ऐसी विषय वस्तु या एक ऐसा शब्द जिससे विषय वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। क्या होता है? विषय वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। अगर विषय वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है तो वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका कहलाएगा लिंग कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, मंत्री शब्द कैसा होता है? मंत्री शब्द के विषय में जहां तक बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, मंत्री शब्द आपका उभय लिंग होता है। क्या होता है? उभय लिंग होता है। मंत्री शब्द जो है ना कैसा होता है? तो ध्यान रखेंगे कि मंत्री शब्द आपका उभय लिंग होता है। अगर पुरुष होने का बोध कराएगा तो पुल्लिंग कहलाता है, अगर स्त्री होने का बोध कराएगा तो आपका स्त्रीलिंग कहलाता है, और पुरुष और स्त्री दोनों होने का बोध कराता है तो वह उभय लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उभय लिंग कहलाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए कि मंत्री में कौन सी संज्ञा है? मंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है, या मंत्री किस प्रकार की संज्ञा है? जरा एक बार कमेंट कीजिए आप लोग और देखें तो कितने लोग बता पाते हैं किस प्रकार की संज्ञा है। क्या मंत्री जो है यह किस प्रकार की संज्ञा? जरा बताओ मुझे कमेंट करके कि मंत्री किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा। 3 नंबर प्रश्न में मैंने एक और प्रश्न जोड़ दिया है। बताइए हमने क्या किया है? हमने एक और शब्द जोड़ दिया है, एक और प्रश्न जोड़ दिया है कि मंत्री किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको बताना है। बताइए मंत्री किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाई अयान सिंह कह रहे हैं कि सब व्यक्तिवाचक है, और कोई है बताने वाला? अफरीना खातून कह रहे हैं कि सर्वनाम है, अरविंद यादव जातिवाचक बता रहे हैं, राबिया और काफी सारे विद्यार्थी हैं जो आपको जातिवाचक बता रहे हैं। अच्छा, बाकी बदलना चाहे विकल्प तो आप बदल भी लीजिए, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? हम सब जानते हैं कि सर सही बात यह है कि जो मंत्री है ना ये जातिवाचक है। क्या है? मंत्री जो है जातिवाचक है। ध्यान रखना बच्चे, जितने भी पद होंगे वो सारे पद किस श्रेणी में आते हैं? वो सारे के सारे पद आपके जातिवाचक में आते हैं। ठीक है ना? मंत्री पद है ना, मंत्री क्या पद है? तो मंत्री पूरी जाति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? पूरे जाति का बोध कराएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में आपका क्या हो जाएगा? मंत्री किस प्रकार की संज्ञा अगर हमने पूछा तो बताइएगा सर ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? यह आपकी जातिवाचक है। खैर, अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? क्या बताना है? मध्यम पुरुष में तू है ना, मध्यम पुरुष में तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा, जब हम सर्वनाम की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम कुल मिलाकर 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की जो संख्या है मैं आपको ऐप पर बता चुका हूं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल मिलाकर 11 है। क्या है? 11 है। उसी में से एक प्रकार का सर्वनाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ध्यान रखना बच्चे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, ध्यान रखना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार होता है? ध्यान रखिएगा। एक आपका क्या होता है? आप जानते हैं कि एक आपका उत्तम पुरुष होता है। एक आपका क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। एक आपका क्या होता है? एक आपका क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। एक क्या होता है आपका? एक आपका मध्यम पुरुष होता है, और एक आपका क्या होता है? एक आपका अन्य पुरुष होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हमेशा कौन होता है? उत्तम पुरुष हमेशा आपका कर्ता होता है, यानी कि मैं स्वयं होता हूं। ठीक है, मैं या हम का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं या हम का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं या हम जो है ना, मैं या हम क्या होगा? ये हमेशा उत्तम पुरुष होगा। ये क्या होगा? ये हमेशा उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष की बात करेगा तो याद रखिएगा हमेशा तू और तुम है ना, तू और तुम हमेशा क्या होगा? ये आपका मध्यम पुरुष होगा। तू और तुम हमेशा क्या होगा? ये आपका मध्यम पुरुष होगा। और यह वह की अगर बात कर लें, किसकी बात कर लेंगे?
यह की बात कर लें, वह की बात कर लें, तो ये क्या होगा, ये अन्य पुरुष होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष। अब ऐसे में क्या मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तो देखो तू का करना है, बहुवचन बनाना है, तो पहली बात तू का क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा, और साथ में लोग जुड़ जाएगा, यानी कि तुम लोग हो जाएगा। और 4 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। बताओ क्लास कैसी लग रही, समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर सब सही है, समझ आ रहा है। ध्यान रखिएगा जो आपका वक्ता होगा हमेशा क्या होगा, वक्ता हमेशा, ध्यान रखिएगा, वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। और जो आपका श्रोता होता है ना, क्या, जो आपका श्रोता होगा वो हमेशा क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। श्रोता क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। बताओ क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करेंगे आप सब लोग, है ना? बताइए सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए आप सब लोग। समझ आ रहा है सभी को? बताइएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग इस क्लास को लेकर कि सभी को समझ आ रहा है, कोई कठिनाई परेशानी बताएं। सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार, है ना? जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे कि सभी को समझ आ रहा है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको बता दिया सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम ध्यान रखिएगा, संज्ञा का जो प्रतिनिधि होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम क्या है, 6 प्रकार का होता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर 11 है। और उसी में से एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पुरुषवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना। ध्यान दो बच्चे, क्या कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना। जब कह रहा है कि ठीक समय पे आ जाना, तो इसमें कौन सा कारक है आपको ये बताना है। क्या बताना है, आपको बताना है कि ठीक समय पे आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे सभी लोग, है ना? क्लास को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। तो हम सब जानते हैं कि अगर हिंदी में कारकों की बात करें तो कारक आपको जो देखने को मिलते हैं उसमें क्या है, उसमें एक आपका कर्ता कारक होता है। क्या होता है, एक आपका होता है कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्ता कारक के बाद एक और कारक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। फिर एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक और होता है जिसको हम लोग कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कारक। एक और कारक होता है जिसको हम लोग अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। एक और कारक बनेगा जिसको हम लोग संप्रदान कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। एक और कारक बनेगा इसमें, आप सब जानते हैं, एक और कारक बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा एक और कारक बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। और इसी में एक और कारक बना लीजिए भैया, एक और कारक यहां बना लीजिए, कहीं एक और कारक होता है सर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। कितने होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। एक और कारक होता है जिसको हम संबोधन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संबोधन की बात करते हैं। ऐसे पढ़ो ना, ऐसे पढ़ो कि सब समझ आ जाए, ऐसे पढ़ो कि सब समझ आ जाए। आप लोग उत्तर करते रहिए। हमने सभी कारकों के विषय में आपको बता दिया। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है जिसको हम परसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारकों के जो चिन्ह होते हैं ना, विभक्ति चिन्ह होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको परसर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे, इनको परसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारकों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परसर्ग कहते हैं। अब यहां ध्यान देना, कर्ता कारक जो होता है ना, जो कर्ता कारक होता है वो क्या होता है, इसका परसर्ग होता है ने होता है। क्या होता है, ने, कर्ता ने। ठीक है ना। संबंध में क्या होता है, संबंध में ध्यान रखिएगा, आपको का मिलेगा, की मिलेगा और के मिलेगा। क्या मिलेगा, का की के आपको मिलेगा। कर्म कारक की बात करेंगे तो कर्म कारक में आपको क्या मिलेगा, को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, को आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कारक में आपको से देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, से देखने को मिलेगा, या फिर द्वारा देखने को मिलेगा। क्या, से या द्वारा देखने को मिलता है। अपादान की बात करेंगे तो यहां आपको से देखने को मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा ये से आपका अलग होने के अर्थ में होता है। कैसे होता है, यह आपका अलग होने के अर्थ में दिखाई पड़ता है। यह ध्यान रखिएगा, कैसे दिखाई पड़ता है, अलग होने के अर्थ में दिखाई पड़ता है। फिर देखो संप्रदान की बात करेंगे तो संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान में हम के लिए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, के लिए का प्रयोग करते हैं। अधिकरण की बात कर ले तो अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। संबोधन की बात करें तो हे, अरे और भो आता है। क्या आता है, हे, अरे और भो आता है। अब बच्चे वाक्य को पढ़ना,
ठीक समय पर, क्या ठीक समय पर आ जाना। मिल गया उत्तर कि नहीं मिल गया आपको? आप कहेंगे सर उत्तर तो मिल गया। क्या मिल गया? कह रहा ठीक समय पर आ जाना। तो हमने आपको बताया कि मे या पर जो है ना, देखो यहां पर हमने कहा मे या पर कहां पे होता है? अधिकरण में होता है। क्या विकल्प में अधिकरण दिया गया है? बताना जरा, क्या विकल्प में अधिकरण दिया गया है? तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स भर दीजिए, है ना, यस सर लिख करके अगर दिया गया है तो। क्या विकल्प में आपका अधिकरण दिया गया है? अगर हां तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि सर इस प्रश्न में कौन से विकल्प पर अधिकरण दिया गया है। ठीक है ना? ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, क्या करो, ऐसे पढ़ो कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्न भविष्य में भी बने ना, सब समझ में आ जाए। जितने प्रश्न भविष्य में भी बने ना, सब समझ में आ जाए। कुछ ऐसा पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो कि जितने प्रश्न बने वो सब भविष्य वाले आज ही उनका उत्तर ढूंढ ले। पूछा गया था अधिकरण के लिए, हमने सबका बता दिया है। अब अगला प्रश्न जब भी आएगा तो आप उसका उत्तर आसानी के साथ कर ले जाएंगे। यही है द ऑफिसर्स एकेडमी, यही है द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिसकी चर्चा होती है। यही द ऑफिसर्स एकेडमी अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है कि जब हम एक प्रश्न की बात करते हैं तो एक प्रश्न में जितने विकल्प आते हैं वो सब आपको बता दिया जाता है। आप देखो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, मतलब ये कि एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है, एक शब्द ऐसा है जो आपका विशेषण नहीं है। आप देखो कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है, हमें यह बताना है। क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को क्या कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लेंगे। विशेषण क्या होता है तो हम सब जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, क्या कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या हम कह लें कि जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, गुणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुणों की बात करते हैं, या दोषों की बात करते हैं, गुण दोष की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। ऐसे किसी शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे किसी शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आप देखो कह रहा है वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। देखो वर्णीय का मतलब होता है जिसको आप वर्ण कर सके, जिसका पालन किया जा सके, जिसका वर्ण किया जा सके, वह आपका वर्णीय कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिसका वर्ण किया जा सके, वर्ण का मतलब जिसका पालन किया जा सके, ठीक है, जिसका वर्ण किया जा सके वो क्या कहलाएगा? वह आपका वर्णीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णीय कहलाएगा। फिर देखो कह रहा है वरदायक, वर देने वाला जो है ना, है ना, क्या जो वर देने वाला है वह क्या कहलाएगा? वर देने वाला, वर देने वाला वो क्या कहलाएगा? वरदायक कहलाएगा। अब कह रहे वरद दिया गया है और वरदान दिया गया है, तो देखो विशेषण पूछा गया ना कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बच्चे ध्यान रखना कि पहला विकल्प जो दिया गया है वरदान, यह आपका विशेषण नहीं है। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा, जो कि आपका वरदान नहीं है। ठीक है ना? पति द्वारा पत्नी का वर्णन ना बच्चे, पति द्वारा पत्नी का वर्णन नहीं, पति द्वारा पत्नी द्वारा पति का वर्ण किया जाता है, वर के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है, वो भी वर्णन नहीं है। वर्ण और वर्णन दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना? आइए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर है, आपके लिए बेहतर मौका है। मौका यह है कि क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए हमारी जो कक्षाएं ऐप पर उपलब्ध हैं वो केवल और केवल 999 रुपए में है। जीएस के पेपर के साथ साथ हमारे पास सब्जेक्टिव क्लासेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश, ये सब उपलब्ध है। कोर्स के साथ 2 अतिरिक्त बैच आपको दिया जा रहा है। एक 5000 से अधिक प्रश्नों के डिटेल एनालिसिस का बैच आपको, और दूसरा आपको दिया जा रहा है 6 to 8 का एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? हथियाना चिकनाना दिया गया, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? बताइए जरा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए एक है नाम धातु क्रिया। क्या कह रहा है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो लगातार क्रियाओं से संबंधित प्रश्न आप सबसे पूछे जाते हैं। प्रतिदिन एक प्रश्न यहां क्रिया से मैं आपसे पूछता हूं। अब देखो जरा, नाम धातु क्रिया की बात कर रहा है तो नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिस क्रिया में, ध्यान रखिएगा, जिस क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा कि जिस क्रिया में, क्या लिखेंगे? जिस क्रिया में
जिस क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ क्या किया जाता है, विशेषण के साथ प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। क्या, प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, वह आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। फिर देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं, वे क्रियाएं जिसे कर्ता स्वयं ना करके, जिसे कर्ता स्वयं ना करके अन्य से कराता है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अन्य से कराता है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो हाथ से हथियाना, ध्यान दीजिएगा, हाथ से क्या है, हाथ से हथियाना है, हाथ से हथियाना है, ठीक है ना। हथियाना, चिकनाना, लतियाना, ऐसे कुछ भी लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा पूरा आपका वो नाम धातु क्रिया हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। प्रश्न के 7 में क्या है, प्रश्न के 7 में क्या है, सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। आइए 8 नंबर, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है, कह रहे अन्न होता है, समय होता है, पीड़ा होता है, मृत्यु होता है। बताइए क्या बताना है भाई, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। तो हम सब जानते हैं कि सर व्याकरण की जब बात करेंगे, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे अंग्रेजी में, तो काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय। हम सब जानते हैं कि हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार के काल हैं। कितने प्रकार के काल हैं, 3 प्रकार के काल हैं। एक आपका भूतकाल है, एक क्या है, भूतकाल है, एक आपका क्या है, एक आपका वर्तमान काल है, एक आपका क्या है, वर्तमान काल है, और एक आपका क्या है, भविष्यत काल है। ठीक है, कुल कितने काल हैं, तो कुल मिलाकर 3 काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, या भविष्यत काल है। भूतकाल क्या है, जो बीता हुआ समय होता है, बीता हुआ जो समय होता है वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका भूतकाल कहलाता है। आज का, वर्तमान का जो समय है, आज का जो समय है, त्वरित समय जो है, आज का जो समय है, यह क्या कहलाता है, यह आपका वर्तमान कहलाता है। आने वाला जो समय होता है, जो आने वाला समय होता है, वह क्या कहलाता है, वह आपका भविष्यत काल कहलाता है। ऐसे में 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता है। कितनी बार मैंने बताया, मुझे लगता है रोज बताता हूं एक बार, है ना। मैं रोज एक बार आप लोगों से कहता हूं, क्या कहता हूं, अगर आपको याद है तो मैं रोज एक बार आपसे कहता हूं, ये कहता हूं कि जहां भी हमारी व्यवस्था लाचारी को दिखा दिया जाए, क्या, जहां भी हमारी व्यवस्था लाचारी को दिखा दिया जाए, वो क्या होता है, वो आपका भाववाच्य बन जाता है। क्या बन जाता है, भाववाच्य बन जाता है। जैसे लिखा गया है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, क्या, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। जहां भी व्यवस्था या लाचारी को दिखाएगा आप एक लाइन में कहिएगा सर भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा। क्लियर है सभी को, कमेंट लिखेंगे अगर सभी को क्लियर है कि सर इसको निर्विवाद रूप से क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर सभी को, बताएं। क्लास अच्छी लगे तो आप सब लोग लाइक कर सकते हैं, इतनी अपेक्षा तो आपसे कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक, चलिए तो भाई 9 नंबर का ए उत्तर हो जाएगा। आइए 10 नंबर, क्या ध्यान पूर्वक शब्द क्या है। एक शब्द दिया गया, क्या, ध्यान पूर्वक दिया गया है, और कह रही है किस प्रकार का शब्द है। एक कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एक कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बताइए, बताएंगे कि ध्यान पूर्वक शब्द क्या है। तो ध्यान पूर्वक के विषय में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम तो भाई बताएंगे, हम तो बताएंगे। आप क्या कहते हैं, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, आपको भी बताना है।
क्या बताना है आपको? क्या बताना है आपको? ये बताना है कि ध्यानपूर्वक जो शब्द है ना, ये किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। तो ध्यानपूर्वक जो शब्द है ना, वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी विकल्प यहां पर सही होगा। क्या होगा? 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा कि ध्यानपूर्वक जो शब्द है वह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगले प्रश्न पे चला जाए। बिल्कुल सर, अगले प्रश्न पे आए। देखिए अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच आपने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया? बताओ जरा, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का बैच आपने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया? अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि सुबह 5:30 पर, सुबह 5:30 से 6:30 तक है ना, हिंदी वाली क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? हिंदी वाली क्लास होती है। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? तो आप सबको पता है कि सुबह 5:30 से 6:30 तक हिंदी वाली क्लास होती है। अगर आपने बैच ज्वाइन किया तो, और नहीं ज्वाइन किया तो क्यों नहीं ज्वाइन किया, है ना? क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्या आप अपने चयन को लेकर गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीर बनिए, क्योंकि इसके बाद टीआरई 4.0 के बाद 5.0 कब आएगी इसका कोई भरोसा, कोई अता पता नहीं है। तो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के पेपर के साथ साथ ये विषय भी हमारे पास उपलब्ध है। हमारे साथ जरूर जुड़िए, केवल 999 रुपए में। अब कह रहे हैं संग्राम में उपसर्ग बताइए। क्या करना है? क्या करना है आपने? आपको यह बताना है कि संग्राम में उपसर्ग क्या है। तो हम सब जानते हैं कि उपसर्ग वो होता है ना, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द के क्या होता है, शब्द के आगे जुड़ जाता है ना। कोई शब्दांश लिख लीजिए, कोई शब्दांश, उपसर्ग के विषय में लिख लीजिए कि कोई शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ता है, जो क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ता है। कोई शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर क्या करके, शब्द के आगे जुड़कर शब्द की विशेषता को बदल देता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है, शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं। कोई ऐसा शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द के अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उपसर्ग। अब बताओ जरा, संग्राम एक शब्द दिया गया है, संग्राम, और इसमें कौन सा उपसर्ग है? एक कह रहा सन है, फिर सम है, सा है और सत है। बताओ भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आप लोग कर रहे हैं गलती। क्या कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं गलती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग करें गलती। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इधर ध्यान देखो, इधर ध्यान देखो, यहां पे सन उपसर्ग होगा। क्या होगा? सन उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग? संग्राम, संग्राम शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो उपसर्ग होगा वह आपका सन उपसर्ग हो जाएगा। क्या कहते हैं? सन उपसर्ग हो जाएगा ना। कहिए गुरु सन उपसर्ग तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, कोई हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर सा तो नहीं भाई, इसका उपसर्ग आपका सही बनेगा संग्राम। ठीक है ना? क्या बनेगा? संग्राम बनेगा, यानी कि सम और इसके साथ साथ आपका जो ग्राम होता है। ठीक है ना? तो आपका क्या बन जाएगा? सम का मतलब होता है समान होता है। ठीक, आपका 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। क्या? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर हुए, ए पे खिसक गए क्या है? थोड़ा सा इधर उधर ए पे खिसक गए क्या? नहीं भाई, संग्राम में उपसर्ग क्या होगा? बी वाला होगा। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? बी वाला होगा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक शब्द दिया गया है सुमित्रा, और कह रहे हैं कि सुमित्रा में आपका प्रत्यय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे होता है, भैया किसने कह दिया कि सन होगा? हमने तो नहीं कहा है, हमने तो नहीं कहा। जिसने कहा हो ए वो जाने, हमने तो नहीं कहा कि ये होगा, जो कहा हो वो जाने। हम कह रहे हैं कि सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय का मतलब होता है कोई ऐसा शब्दांश, कोई ऐसा शब्दांश जो जो शब्द के पीछे जुड़ता है। शब्दांश जो क्या होता है? शब्द के पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी समस्या, शायद नेटवर्क की समस्या के चलते आपको तकनीकी असुविधा हुई होगी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। अभी क्या है? अभी सब कुछ ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर है, सभी क्लियर है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेहतर आपके स्ट्रीमिंग हो जाएगी, है ना? वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें जो ना सुमित्रा में क्या है? सुमित्रा में अगर आप देखेंगे तो सुमित्रा में प्रत्यय क्या है? आपका आ प्रत्यय है। क्या है? आ प्रत्यय है। कुछ लोग कह रहे सर डी वाला होगा। अरे भैया त्रा कौन सा प्रत्यय है बाबू?
त्रा कौन सा प्रत्यय है? इसमें सही प्रत्यय जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो आपका आ प्रत्यय हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही होगा। क्या? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले की बात करते हैं। 13 नंबर की प्रश्न पे आते हैं। वेरी गुड। आइए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है आपको? आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इससे पहले कि आप संयुक्त वाक्य का चयन करें, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, है ना? आपको क्या करना है? आपको संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य वह होता है, क्या होता है, जिसमें दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य अगर पाए गए तो वो क्या कहलाएंगे? वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आप ध्यान रखिए, जब संयुक्त वाक्य की बात होती है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम? अल्प विराम, अर्ध विराम, इन सब की सहायता से क्या करते हैं? वाक्य उपवाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? अल्प विराम की सहायता से। किसकी सहायता से? अल्प विराम की सहायता से इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। और कैसे जोड़ते हैं? अर्ध विराम की सहायता से इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। अल्प विराम और अर्ध विराम की सहायता से इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। यहां देखिए क्या मिल सकता है आपको। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा वाक्य दिखे ना, जब भी आपको कोई ऐसा वाक्य दिखे जिसमें शब्द क्या मिल जाए, जिसमें और लगा हो। क्या लगा हो? और लगा हो, तथा लगा हो। क्या लगा हो? और लगा हो, तथा लगा हो, या लगा हो। ठीक है, या लगा हो, एवं लगा हो। क्या लगा हो? और, तथा, या, एवं लगा हो। ठीक है ना? एवं लगा हो, अथवा लगा हो, इसीलिए लगा हो, अतः लगा हो ना, अथवा लगा हो। ध्यान दीजिए, अथवा लगा हो, इसीलिए लगा हो, इसीलिए, या फिर अतः लगा हो। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो क्या करते हो? उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहे हो। तो वहां क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब पढ़ो जरा और पढ़ के बताओ। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद एक चीज तो पता चल गई होगी कि सर आपने कहा है कि अगर और का प्रयोग किया गया है वाक्य में, किसका? और का प्रयोग किया गया है, तथा का प्रयोग किया गया है। तथा का प्रयोग है, इसलिए है, फिर है, तो है, नहीं तो है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य। इसमें तो और सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर, इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य क्या है? बताइए, इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? ठीक है ना? क्या करना है? 14 नंबर के लिए आपको बताना है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य क्या है। उसने लिखा था कि, उसने लिखा था मुझे, उसने लिखा था कि, इसमें कोई त्रुटि नहीं, बिल्कुल सही लिखा गया है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, का घी मिलता है, ये भी सही लिखा गया है। पर कह उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, शुद्ध गाय कौन सी गाय होती भाई? उल्टा कर दिया उन्होंने, गाय का शुद्ध घी लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? गाय का शुद्ध घी लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख दिया शुद्ध गाय। ठीक है ना? इसलिए क्या है? त्रुटि किसमें हो जाएगी? बी वाले हिस्से में हो जाएगी। इस 14 नंबर का सही उत्तर आपका, 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या बताइए एक बार। 14 नंबर तक क्लियर है सभी को ना? कोई कठिनाई परेशानी बताओ। चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14 के बाद 15 नंबर, खड़ी बोली कहां से निकली है? बताओ जरा, खड़ी बोली जो है वो कहां से निकली है? पूर्वी हिंदी से निकल के आई है, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या फिर राजस्थानी हिंदी से? बताओ कि खड़ी बोली कहां से निकली है। खड़ी बोली कहां से निकली है, यह आपको बताना है। बताइए, खड़ी बोली कहां से निकली है, आपको यह बताना है। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने सही उत्तर से छाप दिया है, कमेंट बॉक्स को भर दिया आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब से। और लगभग सभी के क्या आ रहे हैं? लगभग सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। ध्यान देना कि जो खड़ी बोली निकली है कहां से निकली है? यह आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है। कहां से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। अब फिर ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? जरा बताओ मुझे, जरा मुझे बताओ कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती? भाई मैंने तो लिख भी दिया था, है ना? बताओ जरा कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है। एक बार कमेंट करो सब लोग, देखूं तो सही।
ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं बताओ जरा। धीरज कुमार कह रहे हैं 4 आती हैं, और कोई? गोविंद कुमार कह रहे 3 आती है। अच्छा भाई, और कोई बताए? और कोई बालक है, वो एस्पिरेंट है टीआरई 4.0 का, वो कह रहा है कि 5 होती हैं। और एक तो बालिका है अपराजिता तिवारी, कह रही कि 15 आती हैं। गजब है ओ भाई, हैं ऐसे करते हैं ना। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती है भाई? 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? लिखो जरा 5 बोलियां कौन कौन सी आती हैं। तो 5 बोलियां जो आती हैं उसमें सबसे पहले लिखो खड़ी बोली। क्या लिखो सबसे पहले? सबसे पहले लिखो खड़ी बोली आती है। क्या आती है? सबसे पहले आती खड़ी बोली आती है। क्या आती है? खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली के बाद क्या आएगी? खड़ी बोली के बाद हरियाणवी आएगी। क्या आएगी? हरियाणवी आएगी। क्या आएगी? हरियाणवी आएगी। हरियाणवी के बाद क्या आएगी? आपकी ब्रज भाषा आएगी। क्या आएगी? आपकी आएगी ब्रज भाषा आएगी। क्या आएगी? ब्रज भाषा आएगी। ब्रज भाषा के बाद क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा के बाद क्या आएगा? ब्रज भाषा के बाद की कन्नौजी आती है। क्या आती है? कन्नौजी आती है। और कन्नौजी के बाद क्या आएगी? कन्नौजी के बाद आपकी बुंदेली आएगी। क्या आएगी? बुंदेली आएगी। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर 5 बोलियां आती है। कितनी बोलियां आती है? 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, और आपका बुंदेली आती है। याद रहेगा ना? याद रहेगा सभी को? बताओ जरा, याद रहेगा ना? 5 बोलियां आती हैं। कितनी? 5 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब एक और प्रश्न बताओ मुझे, पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है। पश्चिमी हिंदी है ना, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का बाबू अजय यादव ना, ये 3-5 करने की अपेक्षा पढ़ लो बेटा, सफल हो जाओगे, टीचर बन जाओगे। नहीं तो ऐसे टेस्ट करते रह जाओगे और फिर अगली पता नहीं कितनी टीआरई का वेट करते रहोगे। ठीक है ना। मैं देख रहा हूं जब से सेशन चला है तो खाना मतलब कि खाया पिया 50 आना और गिलास फोड़ा 1 रुपए का, वही काम तुम कर रहे हो बेटा। पढ़ लो, अभी पढ़ने की उम्र होगी। ठीक है ना, पढ़ लो। तो वही कह रहे कि पश्चिमी हिंदी जो है ना, पश्चिमी हिंदी कहां से जन्म लेकर के आई है? तो पश्चिमी हिंदी का जो जन्म हुआ बेटा ना, पश्चिमी हिंदी का जो जन्म हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। कहां से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से इसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिंदी का। और ये पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आ जाएंगी। ठीक है ना, 5 बोलियां आ जाएंगी। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो सही उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, 16 नंबर का, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? क्या? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? आपसे यह पूछा जा रहा है। कह रहा भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? कह रहा देवनागरी लिपि में हिंदी है, हिंदी और अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ठीक है ना, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। मैथ की क्लास शाम को 4 बजे होती है। ठीक है ना, शाम को 4 बजे मैथ की क्लास होती है। आइए, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? तो हम सब जानते हैं कि भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है वह है देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि लिपि क्या होती है? तो ध्यान रखिए, भाषा को, है ना, ध्यान रखिएगा, भाषा को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, भाषा को जब लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तब हमें जरूरत किसकी पड़ती है? तब हमें जरूरत पड़ती है लिपि की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तब हमें लिपि की जरूरत पड़ती है। और हिंदी की जो लिपि है ना, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। याद रखिएगा, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। याद रखेंगे। ऐसे में 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। आइए, 17 नंबर, रस का, यहां मान लिखा है लेकिन इसको आप नाम पढ़िएगा। क्या करना है आपको? रस का नाम बताना है। क्या करना है? रस का नाम बताना है। ठीक है ना, रस का नाम बताना है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत।
इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको रस बताना है। क्या बताना है, रस बताना है। तो देखो जरा, वात्सल्य दिया गया है, हास्य दिया गया है, श्रृंगार दिया गया है और करुण रस दिया गया है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। ठीक है ना, करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। और यहां इसका क्या होता है, हास होता है। अब ध्यान दिए, वात्सल्य रस जो होता है ना, वात्सल्य रस क्या होता है, वात्सल्य रस का भी अस्थायी भाव आपका रति होता है। ध्यान रखिएगा, रति या प्रेम होता है, बशर्ते इस रति या प्रेम में क्या होता है कि मां का संतान के प्रति, मां का क्या होता है, संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसी का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। मां का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वही आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो मणिमय कनकनंद के आंगन बिंब पकड़ बेधावत, ये पंक्तियां श्री कृष्ण के विषय में लिखा गया है। ठीक है, ये पंक्तियां श्री कृष्ण के विषय में लिखा गया है कि वो नंद बाबा के आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण जो है, वो जो नंद बाबा का आंगन है, मकान का जो आंगन है, उसमें उनकी जो प्रतिबिंब यानी कि छाया बन रही है, उस छाया को पकड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, दौड़। किलकत कान घुटुरियों नि आवत, है ना, इसके आगे की लाइन है, किलकत कान घुटुरियों नि आवत। ठीक है, घुटनों के बल चल रहे हैं किलकारी मारते हुए और अपनी परछाई को ही पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहां पे आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का सही उत्तर ए विकल्प आपका यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, बिल्कुल कहेंगे सर, अगले प्रश्न की बात किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है आपका, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ध्यान दीजिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकशे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। बताइए उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, आपको अलंकार यहां पर बताना है। प्रश्न संख्या 18 के लिए इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए 18 नंबर, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकशे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब मैं आपको बता दूं, उपमा की जहां तक बात किया जाए तो मैं हमेशा बार बार कहता हूं, डेली आपको बताता हूं, 2 से 3 बजे के बीच में जब क्लास होती है और क्वेश्चन नंबर 18 पे जब पहुंचते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो था वो अलंकार से संबंधित होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 18 हमेशा क्या होगा, अलंकार से होगा। और जब भी बात अलंकार की आती तो मैं कहता हूं अलंकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, वैसे तो होते 3 हैं। कौन कौन से, एक आप कहते हैं शब्दा अलंकार है, एक क्या होता है, एक आपका अर्था अलंकार होता है, एक उभया अलंकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब बात की जाएगी, यहां पर जब बात की जाएगी ना, तो देखो कह रहा है उपमा अलंकार। हमने कहा उपमा में क्या होता है, उपमेय उपमान की, उपमेय उपमान की क्या होता है, उपमेय उपमान की तुलना की जाती। क्या की जाती है, तुलना की जाती है। पर इसमें कहीं तुलना आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सम मिलेगा, सम मिलेगा, समान मिलेगा, इव मिलेगा, सी मिलेगा, है ना, सदृश मिलेगा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सरिस मिल जाएगा, है ना, सरिस भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको ऐसा कोई शब्द देखने को मिला नहीं, इसका मतलब उपमा तो है नहीं। रूपक क्या होता है, रूपक ये होता है कि उपमेय जो होता है ना उसको उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उपमेय उपमान को अभेद आरोप होता है, किताबी बात करें तो क्या होता है, अभेद आरोप होता है, यानी कि दोनों में कोई अंतर, कोई तुलना, कोई संभावना नहीं होती है। उत्प्रेक्षा की बात करेंगे तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उपमेय का उपमान में क्या होता है, संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है। और कहा जाता है कि ऐसे में जनु, क्या, जनु, मनु, जानहु, मानहु और जानो, जानो, मानो, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, दृष्टांत में 2 विषय वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं एक दूसरे के उदाहरण के तौर पर। बहरहाल यहां पे क्या है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 18 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हैट्स ऑफ फॉर योर
इमोशन। बहुत धन्यवाद इसके लिए। आइए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए क्लास 9th और 10th की आप तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9 और 10 की आप तैयारी करें, तो हमारे पास कॉमन पेपर है। इसके साथ साथ विषय में एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश की कक्षाएं उपलब्ध हैं केवल 999 रुपए में। इसके साथ 2 अतिरिक्त बैच आपको दिया जा रहा है। एक जो है, एक आपको दिया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज 5000 प्रश्नों का डिस्कशन, और दूसरा 6 to 12 का एनसीईआरटी बिल्कुल नए तरीके से आपको क्या दिया, नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए भाई, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यह आपको बताना है। बताइए। वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया है। आपको बताना है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जब तक आप इसका उत्तर करते, मैं आपको बता दूं कि दोहा जो है ना, दोहा क्या एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये आप ध्यान रखिएगा। कैसा छंद है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्या दोहा। कैसा छंद है? तो मात्रिक छंद है, और मात्रिक में भी अर्ध सम्मात्रिक। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ध्यान रखेंगे कि इसके कुल 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? दोहा में कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, 4 चरण होते हैं। 13 और 11 पर यति और विराम होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 13 और 11 मात्रा पर यति या विराम होता है। यति व विराम होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है? 13 और 11 मात्रा पर यति और विराम होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि पहले और तीसरे चरण में, या यूं कह लीजिए कि विषम चरणों में, क्या याद रखेंगे? याद रखिएगा कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों में क्या होता है, यह ध्यान रखेंगे कि जो सम चरण होते हैं, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब सम और विषम चरण का मतलब है कि पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इसलिए क्या बताइएगा, इसका सही उत्तर सी विकल्प हो जाए, क्योंकि पहला चरण पूछा गया है तो पहले में 13 होता है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताएं एक बार, सभी लोग कमेंट करेंगे कि यस सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है सभी को, है ना, समझ में आ गया। ठीक है ना, और बहुत बढ़िया दुर्गा बेटा। हम क्या करते हैं, जब दोहा को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न दोहा के विषय में पूछा गया था तो हम दोहा तक बताकर रुक गए। पर ध्यान रखिएगा, दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दोहा का विपरीत अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोहा का विपरीत आपका सोरठा होता है। अब विपरीत करने का मतलब ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल मात्राओं का फेर होगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोहा और सोरठा दोनों समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हो 20 नंबर प्रश्न की बात करते। किसकी बात करते हैं? 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अपने डॉट डॉट के लिए लड़ना धर्म है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? यहां पे विकल्प दिया गया है। कह रहे हैं कि अपने डॉट डॉट के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द चुने। सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, सम्मत की बात कर रहे हैं, सम्मत की बात कर रहे हैं। बताइए किस चीज के लिए, अपने किस चीज के लिए आप लड़ते हैं, तो वही आपका धर्म है। किस चीज के लिए आप लड़ते हैं जो कि आपका धर्म माना जाएगा, यह आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 के लिए। बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अपने स्वत्व के लिए जुड़ते हैं ना, हम किसके लिए? अपने स्वत्व के लिए। किसके लिए? जब हम अपने स्वत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पहचान के लिए जब लड़ते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा धर्म कहलाता है। हर किसी को अपने स्वत्व की रक्षा करने का अधिकार है, और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही धर्म कहते हैं। ऐसे में 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। आइए 21 नंबर की बात करते हैं। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ मसोस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते। दूसरे लोग तब मन निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते, और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। आपको क्या करना, जो वाक्य खंड दिए गए इनको आपको सही व्यवस्थित क्रम में लगा देना है।
क्या करना है, आपको इन सबको सही व्यवस्थित क्रम में लगा देना है, बताना है कि इनका प्रॉपर यानी कि सही सीक्वेंस क्या बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। सबसे पहले हम 1 नंबर को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? सबसे पहले हम 1 नंबर को लगाएंगे और आपको बताना है कि सर 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। देखो जरा, 21 नंबर में हमने शुरुआत किया कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ महसूस कर रह जाते। अब आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मैं तो कहूंगा भाई सबसे पहले क्या के लिए, सबसे पहले हम एक के बाद या को लगाएं। क्या करेंगे? मैं तो एक के बाद या को लगाऊंगा। आप किसे लगा रहे हैं? एक के बाद या को लगाइए कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन, यानी कि या के बाद क्या कर लीजिएगा, या के बाद आप ला कर लीजिएगा। और या से शुरुआत होना केवल बी विकल्प में दिया गया है। इसका मतलब या के बाद ला के बाद रा और फिर वाह और फिर आपका 6 नंबर। यही आपका वाक्य क्या हो जाएगा, यहीं पर व्यवस्थित हो जाएगा। जरा बताना सही बताया मैंने क्या मैंने सही बताया है? सीक्वेंस इनका ठीक है? एक बार कमेंट करना सब लोग, बताना कि ये सही व्यवस्थित क्रम में लगाए गए हैं अथवा नहीं। प्रश्न संख्या 21 के लिए बी विकल्प हम आपको बता रहे हैं। चलिए 22 नंबर की ओर आते हैं। एक बार बताइएगा आप सब लोग, ठीक है ना? या ला डावा, है ना? वैसे अगर इसको याद रखेंगे तो आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। याद है ना? ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। फिर आपको ऐसे भी याद होगा कि सर या और वा जो है ना, ये दोनों अवधस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दोनों आपके अवधस्वर कहलाते हैं। रा आपका जो है ये आपका लुंठित कहलाता है। क्या कहलाता है? लुंठित कहलाता है। और आपका जो ला होता है ये आपका पार्श्विक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है। व्यंजनों के आधार पर भी इनको आप याद रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल, तो सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑर्डर, ORDER के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? बताइए जरा। ORDER, इसके लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? यह आपको कमेंट करके बताना है। क्या निर्देश होता है, निदेश होता है, आदेश होता है, अनुदेश होता है? बिल्कुल, बताइए कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? तो ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो होता है वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? आदेश कहलाएगा। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते कुछ और जानकारियां आप सबको उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़कर जो और जानकारियां आप सबको उपलब्ध कराते हैं उसमें आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 2.0 के बाद बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में हमने शानदार प्रदर्शन किया है और अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने में भरपूर सहयोग किया है, बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है, जिसके चलते हजारों हजार छात्र क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। जो छात्र सफल हुए हैं उनकी संख्या इतनी है कि कई बार गिनना क्या होता है? संभव नहीं होता है। ये उन विद्यार्थियों के, उन अभ्यर्थियों के, उन शिक्षकों के दमकते और चमकते हुए चेहरे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। TRE 4.0 के अंतर्गत आप भी अपना सफल चयन सुनिश्चित करके इस श्रेणी में खुद को शामिल कर सकते हैं। इन चेहरों में आपका भी एक चेहरा शामिल हो सकता है। फिलहाल आज के लिए हम क्या करेंगे? आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल दोपहर के 2 बजे और अधिक मुलाकात के लिए आप हमारे पेड कक्षाओं के साथ जुड़ सकते हैं। केवल और केवल 999 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। चाहे आप TRE 4.0 के 1 to 5 लेवल की बात कर लें, 6 to 8 लेवल की बात कर लें, TGT लेवल की बात कर लें, PGT लेवल की बात कर लें। हिंदी की कक्षा एप्लीकेशन पर सुबह 5:30 से लेकर के सुबह के 6:30 तक चलती है। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह के 5:30 बजे ऐप पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।